सभी बच्चों का आज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज भौतिक विज्ञान के प्रथम पाठ का तीसरा और आज अंतिम दिन है। बच्चों, सिर्फ 3 विषय इसमें शेष रह गए थे जिनको मुझे पढ़ाना है। उसमें से सबसे पहला बच्चों प्रकृति के मूल बल के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। आप लोग जानते भी हैं, बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है अथवा परिवर्तित करने का प्रयास करता है। उस बाह्य कारक को हम बल कहते हैं। तो बच्चों, बल के बारे में आप लोगों ने कई प्रकार के बल पढ़ा है। घर्षण बल है, ठीक है, वैद्युत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसमें बात ये मूल बल की कहाँ से आ गई? तो कहने का मतलब है कि बच्चों अलग आगे चल करके कई बल आप पढ़ोगे। श्यान बल हो गया, प्रत्यास्थ बल हो गया, ठीक है, प्रत्यानयन बल हो गया, ऐसे करके कई बल हैं। तो यहाँ पर मूल बल से तात्पर्य कि ये बल के चाहे जितने प्रकार हैं, लेकिन उनका आधार ये सिर्फ 4 बल ही है। तो प्रकृति में मूल बल बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको मैं संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि इन बलों को कहीं ना कहीं आगे चल करके आपको पढ़ना है। पहला बच्चों आ जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। इस बल के बारे में आप लोग जानिए बच्चों। ब्रह्मांड के किन्हीं भी 2 पिंडों या कणों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण जो लगने वाला आकर्षण बल होता है, उस बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। यानी इसकी प्रवृत्ति क्या हो गई? आकर्षण की। इस बल की प्रवृत्ति है आकर्षण, लेकिन इसके साथ में क्या है? सबसे क्षीण बल। सबसे क्षीण से तात्पर्य सबसे कमजोर बल है। यानी यदि द्रव्यमान का मान कम है तो इस बल का आभास नहीं होगा। जब द्रव्यमान का मान बहुत अधिक हो जाता है तब इस बल का आभास होगा। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण कर रही है, लेकिन अपनी कक्षा को छोड़ के इसलिए नहीं जा पा रही है क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को बांधे हुए है। ऐसे ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही है जिसके कारण चंद्रमा छोड़ करके नहीं जा पा रहा है। लेकिन आप जानिए, जैसे उदाहरण के तौर पर ये 2 पेन मैंने ले लिया, तो इनमें भी द्रव्यमान है, इनके बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन इस बल का आभास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके द्रव्यमान बहुत कम है। तो इस बल के बारे में एक फार्मूला आता है कैपिटल G m1 m2/r²। ठीक है, तो यहाँ पर इस बल के बारे में जान लीजिए। इस बल का मान द्रव्यमानों पर निर्भर करता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम पर। यानी m1 m2 द्रव्यमान के 2 पिंड या फिर कण एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल F = G m1 m2/r² होगा। इस सूत्र की स्थापना न्यूटन द्वारा की गई थी। यहाँ पर कैपिटल G के बारे में जान लीजिए। कैपिटल G एक नियतांक है जिसको हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक कहने का कारण क्या होता है? इस कैपिटल G की वैल्यू पर किसी भी परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो कैपिटल G की वैल्यू हो गई बच्चों। ठीक है, तो इस बल के बारे में जो मुख्य बात आपको याद रखनी है, इस बल की प्रवृत्ति आकर्षण सदैव आकर्षण करता है और सबसे क्षीण बल है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दूसरा आ जाता है बच्चों विद्युत चुंबकीय बल, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि विद्युत अलग है, चुंबक अलग है, लेकिन फिर भी इनको हम विद्युत चुंबकीय बल कह रहे हैं। इसका कहने का कारण क्या है? इन बलों को एकीकृत कर दिया गया है। विद्युत से हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं और चुंबकीय क्षेत्र से ही हम विद्युत धारा भी उत्पन्न कर सकते हैं। यानी दोनों एक दूसरे की सहायता से उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए इन बलों को कंबाइंड दे दिया गया, वो हो गया विद्युत चुंबकीय बल। एक संयुक्त रूप दे दिया गया जिसके कारण इनको कहा गया विद्युत चुंबकीय बल। तो इसकी प्रवृत्ति आकर्षण भी होती है
या प्रतिकर्षण भी होती है। गुरुत्वाकर्षण बल में आपने पढ़ा कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल है, लेकिन ये बल क्या है, सदैव आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल में आपने पढ़ा कि ये द्रव्यमान के बीच लगता है। तो यहाँ पर जानिएगा, ये लगता है आवेशों के मध्य। किसके मध्य लगता है? आवेशों या फिर आवेशित कणों के मध्य। इसके लिए सूत्र आ जाता है F = K Q1 Q2/r²। बच्चों एक बात मैं बता रहा हूँ, जैसे इसके पहले वाले में आप लोगों ने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण नियम में कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो स्मॉल k भी नियतांक है, लेकिन इसका कोई फिक्स मान नहीं दे सकते। उसका कारण क्या रहता है, k की वैल्यू सार्थक नहीं है, ये माध्यम पर निर्भर करती है। माध्यम बदलेगा तो k की वैल्यू बदल जाएगी, यानी कैपिटल G का भौतिक परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं, माध्यम पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन k की वैल्यू माध्यम पर निर्भर करती है। निश्चित रहेगा, लेकिन किसी एक माध्यम के लिए, अलग अलग माध्यम के लिए k की वैल्यू अलग अलग रहेगी। अब दो बल आपको बता दिए, इस बल की एक बार थोड़ा फिर से दोहरा लें। इस बल की प्रवृत्ति आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों रहेगी, और ये आवेशित कणों के बीच में लगता है, और इसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। इसके पहले वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता। अब आपको बच्चों पे चलते हैं आगे। तीसरा, देखो नाम में ही प्रबल आएगा, प्रबल आने का मतलब सबसे ताकतवर बल है ये, इससे ताकतवर कोई बल नहीं है। प्रबल नाभिकीय बल। बच्चों आप जानते हो कि परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के मध्य में नाभिक होता है जिसमें 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक के कणों को ही संयुक्त रूप से हम न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को संयुक्त रूप से क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियनों को बांधे रखने वाले आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। यानी बच्चों ये आकर्षण बल है और ये सबसे प्रबल है, सबसे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बल है ये। लेकिन इसके साथ एक और जुड़ी हुई कि जितना ये ताकतवर है उतनी ही इसकी रेंज कम है। यानी इसकी रेंज इतनी कम है कि नाभिक से बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर ये बल नहीं लगा पाता है, इलेक्ट्रॉन पर ये बल नहीं लगा पाता है। तो ये क्या है? सबसे प्रबल एवं लघु परासी। परासी से तात्पर्य बच्चों रेंज, यानी शॉर्ट रेंज। शॉर्ट यानी बल जितना ताकतवर है उतनी ही इसकी रेंज कम है। तो 3 बल बच्चों मैंने आपको बता दिया। चौथा बल बच्चों मैं आपको बता देता हूं, वो भी नाभिकीय बल ही है, परंतु ये दुर्बल बल है। क्या है? बच्चों कुछ परिघटनाएं नाभिक में होती हैं जिसके अंतर्गत अल्फा, बीटा, गामा कुछ ऐसे कण जो होते हैं वो नाभिक से निकल जाते हैं। बच्चों आप लोग परमाणु के बारे में जब पढ़े होंगे तो परमाणु के बारे में आप लोगों ने ये पढ़ा कि परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर के बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन उसी नाभिक से जिसमें सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अल्फा कण भी निकल जाता है, बीटा कण भी निकल जाता है, गामा कण भी निकल जाते हैं। तो बच्चों ये होता है विशेष प्रकार के तत्वों के। कुछ विशेष प्रकार के तत्व ऐसे होते हैं जिनके नाभिक से कुछ कणों का उत्सर्जन होता रहता है, जैसे अल्फा, बीटा मैंने बताया आपको। तो बीटा कहाँ से निकला? नाभिक से निकला, जबकि नाभिक में क्या था? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये कहाँ से निकल गया? तो ध्यान दीजिए, कुछ विशेष प्रकार के नाभिकों में कुछ विशेश प्रकार की अंतःक्रिया होती है जिसके कारण उसी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से कोई बीटा कण बन जाता है और बीटा कण दुर्बल नाभिकीय बल के कारण बाहर आ जाता है। तो ये बल क्या है? दुर्बल नाभिकीय बल। फिर से जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में अंतर है।
न्यूक्लियनों के बीच लगने वाले बल को हम प्रबल नाभ के बल कहते हैं। और कुछ विशेष अंतर क्रिया के फलस्वरूप जब अल्फा बीटा गामा कण नाभि के अंदर ही बन जाते हैं और बाहर आ जाते हैं, तो जिस बल के कारण बाहर जाते हैं उनको हम कहते हैं प्रबल नाभि के बल। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया। अब बच्चों आ जाते हैं, ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। मैंने आपको 4 बल पढ़ाया, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभ के बल, दुर्बल नाभ के बल। इसमें बच्चों 2 क्वेश्चन बन जाता है आपका। एक आ जाता है कि ब्रह्मांड के सबसे प्रबल बल कौन है, तो आप क्या बताएंगे, प्रबल नाभ के बल। ठीक है। सबसे दुर्बल बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की कैसी प्रवृत्ति होती है, आकर्षण की। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। नाभ के बल, प्रबल नाभ के बल कैसे होता है, सदैव आकर्षण। ऐसे ही जानेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों, आता है भौतिक नियमों की प्रकृति। ये दूसरा टॉपिक है आज का, भौतिक नियमों की प्रकृति। बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भौतिक परिघटना होती है, जब भी कोई भौतिक परिघटना होती है तो उस भौतिक परिघटना में कुछ राशियों के मान बदलते हैं और कुछ राशियों के मान नहीं बदलते हैं। जिन राशियों का मान किसी भौतिक परिघटना में नहीं बदलता है तो उनको हम कहते हैं संरक्षित राशि, यानी कंजर्वेटिव क्वांटिटीज। और उनके लिए जो नियम आ जाते हैं उनको हम कहते हैं संरक्षण नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन। आप लोगों में कुछ नियम आप पहले पढ़ भी चुके हो, फिर से जरा ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई भौतिक परिघटना होती है तो वहाँ पर कुछ राशियों के मान बदल जाते हैं, कुछ के मान नहीं बदलते हैं। तो जिन राशियों के मान निश्चित होते हैं किसी भौतिक परिघटना में, तो उन राशियों को हम कहते हैं संरक्षित राशियाँ, और उनके लिए जो नियम आ गए उनको हम कहते हैं संरक्षण नियम। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 1 आपको मैं कुछ नियमों का मैं आपको जानकारी देता हूँ, जैसे ऊर्जा संरक्षण। इनकी डिफिनेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, काफी में आप लोग लिखेगा तो इनके नाम ही लिख लीजिएगा, बस इतना पर्याप्त है, क्योंकि इन सभी नियमों को हमें आगे पढ़ना ही है। तो ऊर्जा संरक्षण आप जानते हैं क्या, कि जब कोई भौतिक परिघटना होती है तो उसमें निकाय की यानी सिस्टम की कुल ऊर्जा नियत रहती है, तो उनका जो नियम आता है उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। दूसरा, द्रव ऊर्जा संरक्षण नियम, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। ये आइंस्टीन ने बताया था कि जब कोई भौतिक परिघटना होती है तो उसमें द्रव्यमान और धन ऊर्जा का योगफल नियत रहता है, घटना के पहले और घटना के बाद। ऐसे आपको मैं बता देता हूँ रेखीय संवेग संरक्षण नियम। रेखीय संवेग संरक्षण क्या कहता है, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो, यानी या फिर आरोपित बाह्य बल शून्य हो, तो उस निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ऐसे ही आप जानिए कोणीय संवेग, कोणीय संवेग संरक्षण दोनों से मिलता जुलता है। रेखीय संवेग होता है रेखीय गति के लिए, ऐसे कोणीय संवेग होता है घूर्णन गति के लिए। तो जब कोई घूर्णन गति हो और उस पर कोई बाह्य बल लागू हो, ध्यान दीजिएगा, रेखीय संवेग संरक्षण में बल और कोणीय संवेग संरक्षण में बल लागू, तो जब इस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगता, यानी लगा हुआ बाह्य बल आघूर्ण शून्य होता है, तो उस निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। इन नियमों को ध्यान से देखिएगा, इनके आपको सिर्फ नाम लिख लेने हैं, थोड़ी सी एक सामान्य जानकारी हो, क्योंकि इन सभी नियमों को ये सब जितने हमको आगे पढ़ने ही हैं। ठीक है। तो रेखीय संवेग संरक्षण क्या बताता है, यदि कोई निकाय रेखीय गति कर रहा है और कोई बाह्य बल न लगा हो तो उस निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ऐसे कोणीय संवेग, यदि कोई निकाय घूर्णन गति कर रहा हो
और कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगा हो तो उस निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ऐसे ही बच्चों पांचवा आ जाता है आवेश संरक्षण नियम। यानी कोई विलगित निकाय, विलगित का बच्चों मैं अर्थ आपको स्पष्ट कर देता हूँ। विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या कि अलग थलग, यानी ऐसा निकाय जो विलगित हो, जिसको किसी बाह्य वातावरण से संपर्क ना हो या बाहरी वातावरण से कोई संपर्क ना करना हो, तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं विलगित निकाय। तो जब कोई आइसोलेटेड सिस्टम यानी ऐसा निकाय यानी ऐसा सिस्टम जो सबसे अलग हो, तो उसका आवेश क्या रहता है संरक्षित, यानी आवेश ना तो उत्पन्न होगा ना तो नष्ट होगा, ठीक है। और किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। इस तरीके से मैंने आपको भौतिक नियमों की प्रकृति के बारे में आपको जानकारी दे दी, ठीक है। तो ये भी आप देखिएगा। अब इसके आगे आपको बताते हैं लास्ट टॉपिक है जो सिर्फ आपको मुझे समझाना ही है और आप इस बात को महसूस भी करेंगे कि भौतिक विज्ञान ने मानव जीवन पे या फिर मानव समाज पे क्या प्रभाव डाला। इसके लिए आपको मैंने बताया था भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने जो लिखा है वो क्या है, भौतिकी, प्रौद्योगिकी, समाज। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी। यहाँ पर इनका मैं आपस में आपको संबंध बता रहा हूँ बच्चों। भौतिकी क्या है, भौतिक विज्ञान में किसी भौतिक परिघटना को संपादित करने के लिए नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं, तो भौतिक विज्ञान है, ठीक है। अब प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी क्या चीज है, भौतिक विज्ञान के नियमों का या सिद्धांतों का प्रयोग करके हम जो उपकरण बनाते हैं जिससे कार्य आसानी से हो सके, वो क्या कहलाएगा, प्रौद्योगिकी, ठीक है। और समाज आप जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी वातावरण में मनुष्य हैं या फिर वो हमारा समाज ही कहलाता है। एक कस्बे का समाज, एक देश का समाज, ठीक है, एक शहर का समाज, इन सब का आपस में एक रिलेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जब भौतिकी का कार्य क्षेत्र आपको बता रहा था बच्चों, तो वहाँ मैंने समझाया था कि कई पार्ट होते हैं, कई विषय होते हैं, जैसे यांत्रिकी हो गया, ऊष्मागतिकी हो गया। उसी के आधार पर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यांत्रिकी की, यानी मैकेनिक्स विज्ञान की शाखा है। तो यांत्रिकी के सिद्धांतों पे बच्चों कई उपकरण बने हुए हैं, ठीक है। और उन उपकरणों की सहायता से मनुष्य का कार्य कितना आसान होगा इसको आपको समझना है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे खुदाई करना है बच्चों, तो खुदाई करने के लिए आप देखते हो कि मजदूर लगते हैं, खोदने में समय लगता है, लेकिन भौतिक विज्ञान के नियमों का प्रयोग करके ही एक मशीन बना दी गई जिसको कहते हैं जेसीबी मशीन। इसकी सहायता से चाहे जितना खोदना हो बहुत जल्दी से ज़्यादा मतलब खुदाई हो सकती है। साइकिल है, साइकिल अगर घिरनी का सिद्धांत ना हो तो क्या साइकिल या मोटरसाइकिल को भी वाहन संभव है? अगर पहिया अगर बेरिंग की खोज न होती तो क्या कोई मोटर कार या बस चलना संभव है? तो विज्ञान में प्रौद्योगिकी यानी जितना अच्छा भौतिक विज्ञान, जिस देश के वैज्ञानिक निरंतर उन्नति करते हैं, नई नई खोज करते हैं, तो उस देश की टेक्नोलॉजी अपने आप बढ़ जाती है। और जिस देश की टेक्नोलॉजी अच्छी होती है या पढ़ाई बढ़ती है, उसका समाज अपने आप विकास कर जाता है। और मैं आपको बताता हूँ, चिकित्सा के ही क्षेत्र में देख लीजिए, जैसे एक्सरे हुआ, ठीक है। एक्सरे में बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए हम चेक कर लेते हैं कि मनुष्य की हड्डी कहाँ से टूटी हुई है। कई ऐसे चीजें हैं, जैसे कैंसर का उपचार है, तो कैंसर का उपचार रेडियोएक्टिविटी से हो जाता है। ऐसे बच्चों मतलब कहने का मतलब यही है कि भौतिक विज्ञान जिस देश की उन्नति करता है, भौतिक विज्ञान से तात्पर्य वहाँ पे वैज्ञानिक
दृष्टिकोण से पढ़ाई जहाँ पर अच्छी हो, अच्छे वैज्ञानिक हो, तो उस देश की टेक्नोलॉजी अपने आप डेवलप कर जाती है, और टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी तो वहाँ का समाज भी डेवलप कर जाएगा। ठीक है, कुछ और आपको मैं बता देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, आप ये बताइए, जैसे मोबाइल है, ये भौतिक विज्ञान की देन है, और भौतिक विज्ञान की देन है कि आप घर पर बैठे हो, पढ़ाई आपकी हो रही है। अगर मोबाइल में लेंस यानी कैमरे की सुविधा न हो तो क्या ये पढ़ाना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। यानी भौतिकी ने प्रौद्योगिकी को बढ़ाया और प्रौद्योगिकी से समाज को उन्नति हुई। इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या हो, अभी तक तो मैंने आपको फायदे बताया, नुकसान क्या हो जाएंगे। जैसे परमाणु बम की खोज है, तो परमाणु बम वैज्ञानिकों ने ही खोजा, लेकिन उसका कारण क्या है, जहाँ पर विस्फोट होगा वहाँ पर जान माल सबकी हानि, चाहे कोई दोषी हो चाहे निर्दोष हो। तो कुछ विज्ञान की अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ खराबी भी हैं। ठीक है, तो इनको आप मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से समझ के होंगे। आपको सिर्फ अपने आसपास के उदाहरण सोचने हैं और ये देखने हैं और महसूस करना है कि अगर ये उपकरण ना होता तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव नहीं पड़ता। इस पेन की खोज ना होती, अगर भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों ने ना खोज किया होता तो क्या लिखना संभव था? लिखना संभव था, लेकिन उसके लिए पुरानी पद्धति अपनानी पड़ती। और भी जैसे कई खोज है, आप जिसको आप खुद भी, जैसे हवाई जहाज है, एक देश से दूसरे देश आप पहुंच जाते हो। अगर हवाई जहाज की खोज वैज्ञानिकों ने न की होती तो क्या संभव था कि एक देश से दूसरे देश को व्यक्ति चला जाए? इतनी आसानी से चला तो जाएगा, लेकिन किस तरीके से आता था? अगर पानी के जहाज की न खोज होती तो क्या कई भूभाग अपनी पृथ्वी पर ऐसे हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं पहुँच पाता है। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से इतना समझ में, अब मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ। ठीक है।